Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter An Alien Hand. It is the seventh and the last chapter of the book An Alien Hand. तो जो भी बच्चे अभी क्लास 7 में हैं और फाइनल एग्जाम में आपका ये चैप्टर आने वाला है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बहुत आसान शब्दों में डिस्कस किया गया है ताकि आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकें, आप इसको याद कर लेंगे तो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो डरना नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, एन एलियन हैंड। ठीक है, मार्शियंस के बारे में इसमें पढ़ना है। और बच्चों, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके बच्चों, तो एन एलियन हैंड स्टोरी क्या है कि टिल्लू नाम का मार्शियन है जो अपने पापा और मम्मी के साथ रहता है मार्स में अंडर द ग्राउंड। ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशंस में। तो उसी से रिलेटेड है इसमें, जो कि अर्थ से एक मिशन गया हुआ था, वाइकिंग मिशन। तो इसके बारे में कुछ इंसिडेंट है। अगर बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आंसर जो हमारा वो कॉम्प्रीहेंशन चेक है इस चैप्टर में। तो कॉम्प्रीहेंशन चेक में जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। ठीक है, फॉरबिडन का मतलब है कि मना किया हुआ। फॉरबिडन का मतलब हो गया बच्चों मना किया हुआ। तो टिल्लू कैसे मैनेज कर लिया कि उस रास्ते में जा सका जहां पे जाने से मना किया गया है। ओके, तो टिल्लू कैसे वहां पे जा पाया। तो इसका जो आंसर है बच्चों ये है कि वन डे टिल्लूज डैडी वाज स्लीपिंग एट आफ्टरनून। एक दिन की बात है जब टिल्लू के पिताजी दोपहर में सोए हुए थे एंड टिल्लू एनी हाउ टुक हिज सिक्योरिटी कार्ड। तो जब वो सोए हुए थे तो टिल्लू किसी तरीके से उनका जो सिक्योरिटी कार्ड था वो उनसे ले लिया। देन हाइडिंग फ्रॉम हिज मदर, तो अपनी माँ से छिपते छिपाते ही मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। अपनी माँ से छिपते छिपाते वो उस जगह उस रास्ते में जा सका जो जहां पे जाने के लिए उसको मना किया गया था। ओके, तो इट इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स को लिख लीजिएगा और बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है जिसको आप अपने शब्दों में भी एग्जाम में लिख करके नंबर अच्छे ला सकते हैं। Okay, so our second question is, what did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? ओके, कि टिल्लू को क्या उम्मीद थी कि अगर वो अपने अंडरग्राउंड जमीन के नीचे बने हुए घर से अगर वो बाहर निकलेगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा। ओके, तो टिल्लू को उम्मीद थी, इसका जो आंसर है कि टिल्लू होप्ड टू सी द सन एंड द स्टार्स। कि टिल्लू को उम्मीद थी, टिल्लू को आशा थी कि उसे सूरज और चांद तारे देखने को मिलेंगे। वंस ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम, एक बार वो अपने जमीन के अंदर वाले घर में जहां पे वो रह रहा था उससे बाहर निकलेगा तो उसे सूरज और तारे देखने को मिल जाएंगे। So he was hoping to see the sun and stars. So this is the answer for our second question. Our third question is, why did Tillu's father advise him not to try to reach the surface on the planet? टिल्लू के पिताजी जो थे उन्होंने उसे क्यों राय दिया कि वो ग्रह के यानी मार्स में जहां पे वो लोग रह रहे थे धरती के नीचे में, कि उसके सरफेस पे उसके ऊपर में वो ना जाए। ओके, तो इसका जो आंसर वो ये है दैट टिल्लू's father advised him to not to try to reach the surface of the planet बिकॉज एट द सरफेस, क्योंकि सरफेस पे जो है द एयर इज टू थिन, वहां पे जो हवा बहुत पतली थी, टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, हवा जो बहुत पतली थी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी और जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम थी, दैट यू कुड फ्रीज टू डेथ। इतना कम टेम्परेचर था कि कोई भी जम करके मर सकता था। ठीक है, तो इसलिए टुल्लू को ऊपर जाने से उसके पिताजी मना करते थे, उसकी राय दिया करते थे कि ऊपर जाने की कोशिश नहीं करने के लिए। नेक्स्ट, what changes had occurred which forced people to live in underground homes? अभी तो ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि वहां के लोग जो है वो जमीन के नीचे रहने लग गए थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो इसका जो आंसर है कि द टेम्परेचर ऑफ द सन चेंज्ड स्लाइटली, सूरज का जो टेम्परेचर है तापमान है वो उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। एंड बैलेंस ऑफ द नेचर डिस्टर्ब्ड, और जैसे ही सूरज का टेम्परेचर में बदलाव हुआ तो प्रकृति का जो भी बैलेंस था उसमें भी बहुत सारा बदलाव हुआ। ठीक है, बहुत ही कम, सूरज के टेम्परेचर में बहुत ही कम बदलाव हुआ लेकिन प्रकृति में जो है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव हुआ। फर्स्ट बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले तो पक्षी जो वो कम हुए। देन एनिमल्स फॉलोड, फिर उनके पीछे पीछे जानवर मरने लग गए, वो भी कम होते चले गए। फिर फिश, फिर पानी में, तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में जो मछलियां थी वो मरने लग गए। ह्यूमन सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग जिंदा रह पाए। एंड स्टार्टेड लिविंग अंडरग्राउंड
अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, और फिर वो सरफेस के नीचे रहने लग गए, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। क्या तो मानव के द्वारा जो बनाया गया प्रकृति था तो वो जमीन के नीचे बनाया गया था ताकि उनको रहने में आसानी हो सके, सहूलियत रहे, ठीक है। तो फिर इस वजह से कि हवा पतली हो गई थी, सूरज का टेम्परेचर चेंज हुआ था, तो नेचर भी डिस्टर्ब हो गया था। तो पहले पक्षी मरे, फिर जानवर मरे, फिर मछलियां मरी, लेकिन ह्यूमंस जो थे वो तकनीक की मदद से अंडरग्राउंड सर्वाइव करने में सक्सेसफुल रह सके। So these are the questions of the comprehension check. Our next question starts from here, that is of comprehension check. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि why was everyone in the control room greatly excited? कंट्रोल रूम में हर कोई इतना उत्सुक क्यों था, इतना एक्साइटेड क्यों था? ओके, तो इसका जो आंसर ये कि everyone in the control room was greatly excited. कंट्रोल रूम में सब कोई बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। Because they observed a spaceship coming towards them. क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एक उड़नतस्त्री स्पेसशिप जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। और ये स्पेसशिप को भेजा गया था नासा के द्वारा, जो वाइकिंग मिशन था। तो ये मार्शियंस जो थे, टिल्लू और उनके पिता थे, और जो भी कंट्रोल कमेटी, सेंट्रल कमेटी और कंट्रोल रूम के जो लोग थे, उन लोगों ने देखा कि स्पेसशिप उनकी तरफ आ रहा है। सो इट इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज was the spacecraft manned और unmanned? वो जो स्पेसशिप आया धरती पे, जो उनका सरफेस उनकी तरफ जो बढ़ रहा था, वो उस स्पेसशिप में कोई जीव था या बिना जीव के था, कोई इंसान था या कोई बिना इंसान के था। ओके, हाउ डू यू नो इट? और तुम्हें कैसे पता चल रहा है? तो इसका जो आंसर है कि द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैन्ड। वो जो अंतरिक्ष यान आया था उसमें इंसान नहीं थे। बिकॉज इट कंटेन्ड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उसमें सिर्फ यंत्र थे। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हो गया? यंत्र, क्योंकि उसमें सिर्फ यंत्र थे। एंड अ मैकेनिकल हैंड ट्राइड टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल। और आगे ये भी होता है कि उसमें से एक मशीन का हाथ निकलता है, लोहे का हाथ निकलता है, जो कि उसके सरफेस से मिट्टी को लेने का कोशिश करता है। ओके, तो दिस प्रूव्स दैट द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैन्ड। इससे पता चलता है कि वो जो अंतरिक्ष यान थी उसमें इंसान नहीं बैठे हुए थे। ओके, सो इट इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन। Our third question is, what did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 ने ऐसा क्या कहा कि स्पेस क्राफ्ट के बारे में किया जाए? उन जो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने विचार विमर्श के लिए नंबर 1 और नंबर 2 का राय पूछा था कि जो स्पेसशिप है उसके लिए क्या किया जाए। तो नंबर 1 सजेस्टेड, इसका जो आंसर है कि नंबर 1 सजेस्टेड टू वेट टिल द स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन द सरफेस। नंबर 1 ने अपनी राय दी कि इंतजार करने के लिए तब तक कि स्पेसक्राफ्ट से जो है वो सरफेस पे आकर के उतर सके। एंड आफ्टर दैट दे कुड मेक इट इनइफेक्टिव, और जब वो उतर जाएगा तो वो उसको निष्क्रिय कर सके। इनइफेक्टिव का मतलब कि जो काम के लायक ना रहे, टू मेक इट नॉट वर्किंग। ओके, तो जब वो जमीन पे उतर जाता है वो स्पेसक्राफ्ट, तो वो उसको इनइफेक्टिव कर देते कि वो काम के लायक नहीं रहता। एंड नंबर 2 ऑल्सो अग्रीड विथ नंबर 1 एंड सजेस्टेड टू वेट एंड वॉच। ये नंबर 1 ने राय दिया था कि इंतजार करें, तो नंबर 2 भी उसके साथ सहमत था। ठीक है, स्टोरी में ये भी बताया गया कि नंबर 2 वैसे तो नंबर 1 से जल्दी सहमत हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी जिनके उनके साथ जैसा कंडीशन हुआ था कि स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं इनके प्लेनेट पे, तो नंबर 2 भी नंबर 1 के बात से जो है वो एग्री करने लग गया था कि थोड़ा इंतजार करें और देखिए कि क्या होता है, और मौका मिलने पे उसको खराब कर दिया जाए, उसको काम करना बंद कर दिया जाए। Okay, so these were the answers for our comprehension check. It is the second comprehension check. Our third comprehension check is here. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू? ओके बच्चों, इसका आंसर करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। और यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में आसानी हो सके। ओके, तो इसका जो आंसर है कि द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मार्स। ओके, कि जो मैकेनिकल हैंड निकला था स्पेसक्राफ्ट में से, वो मार्स के सरफेस से मिट्टी लेने का कोशिश कर रहा था। इट वाज ट्राइंग टू कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉइल, मिट्टी का सैंपल लेने का कोशिश कर रहा था मार्स पर से। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, टिल्लू प्रेस द रेड बटन एंड डैमेज वाज डन। टिल्लू ने लाल बटन दबाया और डैमेज, जो नुकसान होना था वो हो गया। What was the damage? वो नुकसान क्या था? तो इसका जो आंसर है कि the damage was that the mechanical hand stopped working। तो उन लोगों के लिए तो डैमेज यही था कि जो मशीन अभी तक सही से काम कर रही थी, जिसको अभी तक ये आभास नहीं हुआ था कि मार्स पे भी जीवन है, ठीक है, तो वो मशीन जो है वो काम करना बंद कर दिया था। तो इसलिए उनको लगा कि कहीं बाकी जो भी उस स्पेसक्राफ्ट को भेजा है तो उनको शक ना हो जाए, तो इसीलिए वो डैमेज था उनके लिए कि मैकेनिकल हैंड वाज स्टॉप्ड वर्किंग। सो इट इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर हैड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम? वो जो अंतरिक्ष यान था वो कहां से आया था? तो इसका जो आंसर है कि द स्पेसक्राफ्ट केम फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ व्हिच वाज सेंट बाय नासा। स्पेसक्राफ्ट जो है वो अर्थ से आया था और उसे भेजा गया था नासा के द्वारा।
ओके बच्चों, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नासा का फुल फॉर्म। चैप्टर में मेंशन है, लेकिन आपको बिना देखे बताना है, आपको याद करके बताना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑलराइट, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन विच प्लैनेट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव? किस ग्रह पे टिल्लू और उसके माता पिता रहते थे? तो इसका जो आंसर है कि टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स वर लिविंग ऑन द प्लैनेट मार्स। टिल्लू आर लिविंग, ओके, टिल्लू और उनके माता पिता जो है वो मंगल ग्रह पे रह रहे थे। दे वर लिविंग ऑन द प्लैनेट मार्स। ओके बच्चों, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब आता है हमारा एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में जो बच्चों जो डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। तो बच्चों ये ग्रुप में डिस्कस करने वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या किसी तरीके की परेशानी आती है तो वो भी जरूर बताइए। जीके ऑनलाइन क्लासेस उसे सॉल्व करने का कोशिश करेगा और आपको पूरी हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में पूरी तरीके से। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एन एलियन हैंड। इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया गया है इसमें। किसी भी तरीके का आपको अगर पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर से माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। ओके, फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हेल्प तो मैं करूंगा, आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप पे भी है और क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।